हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी एंड एमएससी। बीएससी और एमएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या फ्यूचर स्कोप हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने यूजी और पीजी के स्टूडेंट को अवेयर करने की कोशिश किया था। मैंने वहाँ पर बताया था कि जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें साथ साथ किसी पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट करना चाहिए ताकि आपका जो करियर है वो आसान हो जाए। क्योंकि जब आप पहले से ही, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट बीएससी कर रहा है और उसे पता चल जाए कि मुझे बीएससी के बाद इस फील्ड में जाना है, तो वो इस फील्ड के लिए पहले से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देगा। इससे उसका टारगेट आसान हो जाएगा। तो जस्ट इसी के साथ मैंने वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट को बताया था। तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स में कहा था कि सर हमें नहीं पता है कि हम बीएससी और एमएससी के बाद क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट को लिमिटेड ही पता है कि हमें ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप उनको कंप्लीट करते हैं। बीएससी के बाद कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें करने के बाद आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है, क्योंकि दोस्तों करियर से रिलेटेड वीडियोस हैं और इन वीडियोस को जब ज़रूरत होती है तो स्टूडेंट एक साथ कई सारी वीडियोस देखता है, बट जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो स्टूडेंट उसको स्किप कर देता है। तो आई रिक्वेस्ट यू, करियर से रिलेटेड वीडियोस को आपको बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना होगा। इस वीडियो में काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया है, काफ़ी रिसर्च की है मैंने, तब जाकर मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी और व्हाट टू डू विद बीएससी। बीएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं। यदि आपने डिसाइड कर लिया है तो बीएससी के साथ आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, यदि कोई बीएससी का स्टूडेंट ये डिसाइड कर ले कि मुझे बीएससी के बाद इस पर्टिकुलर फील्ड में जाकर मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है और इसी फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके लिए उसका जो करियर है, उसका जो टारगेट है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो बीएससी में ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीएससी और एमएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कई सारे ऐसे फील्ड बनाऊंगा जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। उसमें लेकिन आपको कहीं पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कहीं पर आपको आपकी ही अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों सेलेक्ट आपको करना होगा। मैं कई सारी फील्ड आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करना है कि मुझे इस फील्ड में अगर मैं मेहनत करूंगा तो ज़रूर सक्सेस हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि मोटिवेट होकर के बहुत ज़्यादा आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को, ऐसी फील्ड को सेलेक्ट कर लें जिसमें आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर अपना भविष्य खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट हो, आप उसी फील्ड के अंदर जा करके अपना करियर बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि बीएससी के बाद जो सबसे बेस्ट और सबसे जो पहला ऑप्शन है वो क्या है। नंबर फर्स्ट है एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। दोस्तों, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, यानी कि एमएससी करने के बाद आप कह सकते हैं कि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। और एमएससी को मैं 3 लेवल पर कैटेगराइज करता हूँ। एमएससी को मैं 3 पार्ट में कैटेगराइज करता हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ कि क्यों मैं इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, एमएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं, और एमएससी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना और किसी नॉर्मल कॉलेज से एमएससी करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और इसमें फ़ायदा क्या है अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी करते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदा है, वो सब आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमएससी का फर्स्ट कैटेगरी। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एमएससी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जैसे कि आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। एक समझ लीजिए कि एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जिससे कि आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकें। दोस्तों, यहाँ से एमएससी करना और किसी नॉर्मल कॉलेज से एमएससी करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना होगा और वही डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा, और 2 साल एमएससी के बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी नहीं सोचना चाहिए कि यदि आप किसी यूपी से हैं या आप एमपी से हैं तो किसी इस स्टेट में है और किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ गया आपको और वहाँ पर रह करके 2 साल अपने कंप्लीट करने पड़ गए, तो यदि आप उस फील्ड में दबा करके मेहनत कर
करते हैं अपना 100% देंगे तो आपको उन 2 सवालों का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें कि अब मैं यहाँ पर एमएससी कर रहा हूँ, 2 साल किसी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर जाना पड़ेगा, 2 साल मुझे दूर रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि यदि आपने यहाँ से एमएससी कर लिया तो आपका करियर एकदम बना हुआ है। ठीक है, एक अच्छी मजबूती आपके करियर को मिलेगी। तो देखिए, आईआईटी से यदि आप एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जैम का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेशनल लेवल का ये एग्ज़ाम है। तो यदि आपने जॉइंट एडमिशन टेस्ट यानी जैम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो आप इस आईआईटी में या आईएससी में एडमिशन ले सकेंगे, और किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा, बायोटेक्नोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप एमएससी करते हैं तो इसके लिए जो फॉर्म्स निकलते हैं, जैम के जो टेस्ट का फॉर्म निकलता है वो फरवरी में लगभग निकलता है। 2021 में ये फॉर्म निकला था फरवरी में, यानी कि इसके जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो फरवरी में कराए जाते हैं। इसके लिए आपके बीएससी में कम से कम मिनिमम 55% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और ऑनलाइन मोड में होता है। तो एक तो ये हो गया कि किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट से आप एमएससी कर रहे हैं, और एक हो गया कि इंडिया के टॉप बेस्ट कॉलेज से आप एमएससी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीएचयू, जेएनयू या दिल्ली की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमएससी कर रहे हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, और एक आप नॉर्मल किसी कॉलेज से एमएससी कर रहे हैं, किसी एफिलेट कॉलेज से एमएससी कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है। और ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहाँ पर करियर की अपॉर्चुनिटी या कहाँ पर फील्ड ज़्यादा है, इस चीज़ को देखना होगा कि कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन कॉलेज से आईआईटी से एमएससी करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो करियर ऑप्शंस, बेनिफिट्स ऑफ आईआईटी जैम। दोस्तों, इसमें जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, अगर आपने यहाँ से एमएससी किया है तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, लाइक जॉब्स इन आउन साइंटिफिक रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी गवर्नमेंट के खुद के जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। वहाँ पर आप किसी भी रिसर्च के रूप में या साइंटिस्ट के रूप में जॉब ले सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च एंड साइंटिस्ट के बेस पर। तो नंबर फर्स्ट है डीआरडीओ, नाम आपने सुना होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये जितने भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एमएससी आईआईटी से एमएससी करेंगे तभी आप इसके अंदर जा सकते हैं। अगर आप CSIR नेट क्वालिफाई करते हैं, चाहे आप केमिकल साइंस से करें, लाइफ साइंस से करें, क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग CSIR नेट एग्ज़ाम देने वाले के लिए। जैसे फिजिक्स का अलग हो गया, कोई फिजिकल साइंस से नेट क्वालिफाई करता है, ठीक है, कोई केमिकल साइंस से नेट क्वालिफाई करता है, कोई लाइफ साइंस से क्वालिफाई करता है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप आईआईटी से एमएससी करेंगे तभी इनके अंदर जॉब्स मिल सकती है आपको। आप CSIR नेट क्वालिफाई करेंगे तो भी आप यहाँ पर साइंटिस्ट के पोजीशन पर जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NSC, न्यूक्लियर साइंस सेंटर, बार्क के बारे में आपने सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा रिसर्च और साइंटिस्ट रिलेटेड है। ऐसे स्टूडेंट जिनका रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है या साइंटिस्ट बनने का एक सपना है, तो मतलब वो अपना ड्रीम को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरह से वो जा सकते हैं। या तो वो CSIR नेट क्वालिफाई करें, अगर वो नॉर्मल एमएससी भी कर सपोज कोई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस जैम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनके पास अब क्या ऑप्शन रहेगा कि वो बीएससी के बाद एमएससी करें। उनका टारगेट है किसी भी कॉलेज से एमएससी करें, ठीक है, यूजीसी सर्टिफाइड होना चाहिए, किसी भी कॉलेज से आप एमएससी करें। एमएससी करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नेट एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आपने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और आपकी एक अच्छी रैंक आ गई है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये अप्लाई करने का क्या मतलब हो गया। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ अप्लाई के बारे में भी। आप इसरो में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपने अच्छी तरह से इसके बारे में भी आप जानते हैं, तो आप यहाँ पर भी साइंटिस्ट के रूप में रिसर्च कर सकते हैं। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, मतलब ये रिसर्च साइंटिस्ट जो गवर्नमेंट के खुद के आउन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। देखिए दोस्तों, इनकी कई सारी वैकेंसीज, जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप लोग व्हाट्सअप वगैरह चलाते हो, हर 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में व्हाट्सअप वगैरह ऑन करके देखते हो किसका मैसेज आया किसका नहीं आया। अगर आप उसी तरह से एक और हैबिट बना लीजिए, सरकारी रिजल्ट.com एक वेबसाइट है, गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है, उस पर क्लिक करके अंदर जाना है, तो आपको पता चलेगा कि हर 3 महीने या 2 महीने या 6 महीने पर या 10 महीने या 1 साल में के बीच कई सारे ये जो आपको दिखाई दे रहे ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज और पोस्ट निकलते हैं, जहाँ पर उसमें बताया जाता है कि जो
स्टूडेंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। वो एमएससी अगर आईआईटी से करता है तो उसके लिए ये पोस्ट अवेलेबल है, अगर वो नॉर्मल सीएसआई या नेट क्वालिफाई करता है तो उसके लिए यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर वो जा करके अप्लाई कर सकता है, जॉब ले सकता है। मतलब सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखना है तो आपको उस वेबसाइट पर जाकर देखना होगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। उसके बाद आप ऑफिसर जॉब में भी जा सकते हैं। नाम सुना होगा आपने ओएनजीसी, ऑयल ऑफ नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम। ऐसी जगह पर आप ऑफिसर जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप जितने भी CSIR नेट वाले हैं, चाहे वो केमिकल साइंस से हो, फिजिकल साइंस से, लाइफ साइंस से हो, वो सब के सब इसको अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे ऑफिसर भी बन सकते हैं आप, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर, या प्रोजेक्ट एसोसिएट के रूप में, या ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में, या रिसर्च एसोसिएट के रूप में। कई सारे पोस्ट निकलते रहते हैं इनके बारे में भी, और रिक्वायरमेंट बता दिया जाता है कि स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट, देखिए MSc यहाँ से नेट निकालना, गेट के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में कि गेट के बारे में क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट MSc IIT से करता है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट को कोई किसी भी तरह का डाउट हो कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया कि इसके बाद अभी मुझे क्या करना है, तो मुझे कमेंट कर सकता है। इंस्टाग्राम ID आपके पास ऑलरेडी है, आप वहाँ पर जाकर के मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप ID ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, सो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दूसरा, जैसे यहाँ पर ये तो था कि MSc कोई स्टूडेंट IIT से, IISc से करता है तो उसके लिए सभी की सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब कई सारे जो MSc में एडमिशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, या सबसे बेस्ट कॉलेज, अगर मैं MSc बॉटनी वालों के स्टूडेंट के लिए बताऊं तो सबसे बेस्ट कॉलेज है दिल्ली में। जितने भी दिल्ली में कॉलेज हैं बॉटनी वालों के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज हैं, उनके नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो यानी कि यदि आप इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालती हैं। उन एंट्रेंस को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको उन कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और वहाँ पर भी कई सारे देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर भी हैं। और लगभग जो IIT इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जितना मतलब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है उतना उस बेस्ट कॉलेज में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर ही ये सारी अपॉर्चुनिटी दी गई है। कई जगह आपको यहाँ से भी, अगर आप BHU से भी निकालते हैं या JNU से भी निकालते हैं तो भी कई सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। तो एक तो हो गया एंट्रेंस लेवल पर, और एक हो गया परसेंटेज बेस पर। जो थर्ड कैटेगरी है वो परसेंटेज बेस पर है। एंट्रेंस लेवल पर मैं काफ़ी कुछ डिटेल बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से स्टूडेंट जो है वो एंट्रेंस कहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप BHU के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सपोज़ आपको किसी भी पर्टिकुलर आपको कॉलेज पसंद आया है, आप चाहते हैं कि वहाँ से मुझे MSc करना है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म निकलता है, देखिए वो कब निकलता है तो मार्च अप्रैल में या किसी कौन से मंथ में वो निकलता है। फिर उसके बाद आप उसका एंट्रेंस सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप साइबर कैफ़े से उसका सिलेबस डाउनलोड करा सकते हैं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा, और MCQs बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। और आपको फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जा रहा है, उसकी डेट शीट आपको पता होनी चाहिए। फिर फाइनली आपको वहाँ पर अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा एक लास्ट जो ऑप्शन है वो है परसेंटेज बेस पर। देखिए दोस्तों, अगर आपके BSc में कुछ अच्छी परसेंटेज नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। कम से कम ट्राई करें कि 55% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 55% से नीचे है तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम चांसेस है कि आपका एडमिशन किसी कॉलेज में या किसी एफिलिएट कॉलेज में भी मिल पाए। ठीक है, तो ट्राई करें कि 60% से तो ऊपर ही आपके होने चाहिए, ताकि आप किसी भी आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में लेना है तो ट्राई करें कि 70% से ऊपर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई फेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक केमिस्ट्री, किसी का केमिस्ट्री बेस्ट है, किसी का बॉटनी बेस्ट है, तो उस सब्जेक्ट में आपके कम से कम 70% से ज़्यादा होने चाहिए। तो परसेंटेज बेस पर इस तरह से एंट्रेंस निकलते हैं। अब देखिए, इन दो, यहाँ से MSc करना और यहाँ से MSc करना, एंट्रेंस लेवल पर किसी बेस्ट कॉलेज से MSc करने में आपको पता चल गया होगा आई थिंक क्या डिफरेंस है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जो परसेंटेज बेस पर है, इन पर यहाँ पर क्या होता है कि इन्हें अब आगे चल कर के कुछ बेस्ट एग्ज़ाम, जैसे फॉर एग्जांपल नेट अगर ये नेट क्वालिफाई करते हैं तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ फिर दोबारा से इनके लिए भी ओपन हो जाएगी। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से IIT से MSc कर रहा है और दूसरा एक स्टूडेंट जो MSc कर रहा है यहाँ से परसेंटेज बेस पर किसी एफिलिएट कॉलेज से MSc कर रहा है, और फिर उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है
कब करेगा अप्लाई? जब वो CSI या नेट क्वालिफाई करेगा, ठीक है, तब वो इन जॉब में भी इन्वॉल्व हो सकता है। बाकी आपको पता है कि MSc करने के बाद और भी कई सारी ऐसी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप TGT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, PGT का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल MSc से भी हो सकती हैं। बाकी मैंने आपको अभी यहाँ तक बताया, अभी और भी कई सारी अपॉर्चुनिटी है सिर्फ MSc लेवल पर। अभी आगे और भी कई सारी बातें बताएंगे। ये तो सिर्फ एक फर्स्ट सेक्शन था कि BSc के बाद अब अगर आप MSc करते हैं तो क्या क्या करियर है आपके लिए। अभी एक और करियर का लिस्ट आपको मैं बनाकर देता हूँ, सबसे पहले आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिसर्च साइंटिस्ट या रेलवे ऑफिसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा गवर्नमेंट के और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर MSc के स्टूडेंट को जॉब ऑफर किया जाता है, और वहां पर लगभग हर 3 महीने 4 महीने पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं, जिनके अंदर उन ऑर्गेनाइजेशन के मैं नाम बता देता हूं। या इनके अलावा आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट विभाग में इतनी वैकेंसीज निकली है, तो वहाँ पर भी MSc के स्टूडेंट की, अब वो MSc के स्टूडेंट अगर कोई बॉटनी से है, कोई फिजिक्स से है, कोई केमिस्ट्री से है, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के बेस पर जॉब्स निकलती रहती हैं। अब इसमें आप नोट कर सकते हैं, ये जो अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मिनिस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज या बैंक्स की तरफ से ऑफर्स मिलते हैं MSc के स्टूडेंट के लिए। तो नंबर फर्स्ट, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये सब डायरेक्टली, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कई जगह तो आपको दिखा दिया जाता कि अगर MSc IIT से है तो उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, अगर उसने MSc किसी बेस्ट अच्छे कॉलेज से किया गया है तो उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो ये एडवांटेज अलग से मिलता है अगर कोई अच्छे कॉलेज से MSc कंप्लीट करता है। तो देखिए, नंबर फर्स्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेंट्रल सिल्क बोर्ड या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो है MSc के स्टूडेंट के लिए जॉब ऑफर करते हैं किसी डिफरेंट पदों के लिए। उसके बाद नंबर 4 है ICMR, इसके बारे में आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन, या NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आपने नंबर 6 पर है IFFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नहीं, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मतलब ये सारी की सारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट की है, यहाँ से भी MSc के स्टूडेंट को जॉब ऑफर किए जाते हैं। IACS, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, NIBMG, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स। तो ये दोस्तों कुछ अलग से हैं जो जॉब MSc के स्टूडेंट के लिए ऑफर करती हैं। लेकिन इन सब का आपको पता कब चलेगा? जब आप उस सरकारी रिजल्ट.com जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देखेंगे आपको किस किस तरह के जो जॉब्स ऑफर किए जाते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, तब आपको और भी अच्छे से इनके बारे में पता चलेगा। तो अभी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि यदि आप BSc के बाद MSc किसी अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से करते हैं या किसी नॉर्मल कॉलेज, एफिलिएट कॉलेज से करते हैं, तो इन तीनों में आपस में क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप IIT से MSc करते हैं तो उसका आपको क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रॉफिट है, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आप किसी भी नॉर्मल किसी कॉलेज से आपने MSc कंप्लीट किया है तो आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो नंबर फर्स्ट, आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप CSIR नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि नेट एग्ज़ाम भी 2 तरह का होता है, 2 तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। जितने भी साइंस स्ट्रीम्स हैं उनको अलग कर दिया गया है, वो जो है लाइफ साइंस, केमिकल साइंस या फिर फिजिकल साइंस, इस तरह से सिलेबस वाइज उनको डिवाइड कर दिया गया है। यदि आप जूलॉजी और बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आप लाइफ साइंस का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और लाइफ साइंस जैसे अगर आप इस नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप PhD कंप्लीट करते हैं तो आप पूरी तरह से प्रोफेसर बन जाएंगे, ठीक है। गेट एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा है? क्योंकि देखिए दोस्तों, नेट एग्ज़ाम के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ और इसका पूरे सिलेबस से लेकर पेपर से लेकर सब कुछ बता चुका हूँ। तो इसको आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, चेक करेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। एक ये होता है कि अगर आपने MSc IIT से की है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि आपको अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD कंप्लीट करना हो तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, एक और अपॉर्चुनिटी है IIT वालों के लिए। और इसके बाद नेट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपने MSc कंप्लीट की है केमिस्ट्री से तो आप क्या करेंगे? किसी नॉर्मल कॉलेज से की है, ज़रूरी नहीं कि आप IIT से करें, नॉर्मल कॉलेज से, तो आप नेट एग्ज़ाम देंगे। आपका जो सिलेबस होगा वो केमिकल साइंस में होगा, फिजिक्स का है तो फिर फिजिकल साइंस में होगा। गेट के बारे में आपको बताते हैं। नेट के अलावा एक और एग्ज़ाम है जो कि है गेट, ग्रेटिट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेटिट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होता है, अगर सपोज़ कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने MSc बायोटेक्नोलॉजी से कर लिया है और चाहता है वो कि मैं IIT से या NIT से MTech कोर्स करूं,
तो उसके लिए वो गेट के थ्रू वहाँ पर जा सकता है, वो गेट के थ्रू आईआईटी में एमटेक कर सकता है, एमटेक कोर्स को कंप्लीट कर सकता है या एनआईटी में। और ये अपनी मर्जी से वो किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकता है अगर वो एमटेक करना चाहता है किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया में, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक, अब कई सारे स्टूडेंट हैं वो सोचेंगे सर हम एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या हम नेट और गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? नो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो गेट का एग्ज़ाम है वो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो एमएससी फाइनल ईयर में है वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, गेट और नेट का। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप पहले आप तैयारी कीजिए। आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं या बीएससी में ही बीएससी थर्ड ईयर में है, अगर आपका एम है कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, एक अच्छा टीचर बनना है, तो आप लोग सबसे पहले तैयारी वहीं से स्टार्ट कर दीजिए जहाँ आपको पता चलता है। तो एमएससी के बाद मैंने आपको ये बताया, ये तो पहला कोर्स था कि बीएससी के बाद आप एमएससी करेंगे तो क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। नंबर सेकंड है एमबीए। बीएससी के बाद एक और आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, बिजनेस आपके खून में है, तो आप क्या करेंगे, आप एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ट्राई करें कि आप आईएमएम से करें। आईएमएम से मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप यहाँ से एमबीए कंप्लीट करते हैं तो यहाँ की ज़्यादा मान्यता है। मैंने आपको कहा किसी बेस्ट कॉलेज से कोई कोर्स करना, अपना एक उसका जो प्रॉफिट है वो आपको अलग से मिलता है, समझ रहे हो ना। तो यानी कि आपने जितने भी देखे कि जब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ेगा, कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पर एडमिशन ले सकें। तो आईएमएम में एडमिशन लेने के लिए आपको CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको MBA में एडमिशन मिल जाएगा। तो MBA करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये बीएससी के बाद या बीए के बाद नहीं किया जा सकता क्या? तो कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बीए के बाद भी आप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी भी बताई हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप बीएससी करें तभी आप उसको कर सकते हैं, बीए के बाद भी कर सकते हैं, बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं, आप एमसीए भी कर सकते हैं। एमबीए के बाद नंबर थर्ड जो बीएससी के बाद एक और ऑप्शन है आपके पास, एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपका कंप्यूटर में ज़्यादा दिमाग चलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपका जो माइंड है कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा चलता है, तो आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये कोर्स कर सकते हैं। एक तरीके से पीजी कोर्स के ही बराबर है। और अगर आपने बीसीए कंप्लीट किया है या बीएससी कंप्लीट किया है तो ये 3 इयर्स का कोर्स एमसीए कर सकते हैं। एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की तरह है ये, ठीक है। नंबर 4 बीएड। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप 11 से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं या 9th क्लास से 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आप बीएड कंप्लीट कीजिए। बीटीसी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएड जो है वो कंपलसरी हो चुका है। तो अभी आप लोग अपना फ्यूचर स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से अभी एक तो हो गया कि जो पहले जो बीटीसी कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी, लेकिन अभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग बीएड जब कंपलसरी हो चुका है तो बीटीसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एमफिल भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में अभी जस्ट आपको बताऊँगा। तो बीएड मैं उसके लिए रिकमेंड करता हूँ जो टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो चाहता है कि मैं 9th क्लास से 10th क्लास तक के पढ़ाऊँ, तो उसके क्या करना पड़ेगा, अगर वो से जो है अपना बीएससी के बाद वो बीएड कंप्लीट करेगा, ठीक है। अभी बीएड जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप 12th के बाद कर रहे हैं तो 4 साल का होगा, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो 3 साल का होगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो 1 साल का होगा। मतलब कुछ इस तरह से एक, जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता भी चुका हूं, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो बीएड अगर आप टीजीटी क्वालिफाई करेंगे तो आप 9 से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। अगर आप पीजीटी क्वालिफाई करेंगे यानी पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट, ये टीजीटी जो होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सब जो है आप पढ़ा सकते हैं। इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद पीजीटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, एमएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो सिंपली टीचिंग लाइन में आपको जाना है तो आप बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर एलएलबी ज़रूरी नहीं है कि आप बीएससी की बात करें। एलएलबी के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप बीकॉम से करें, बीए से करें या बीएससी से करें। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, एलएलबी में वही स्टूडेंट जाए, 3 इयर्स का है कोर्स, वही स्टूडेंट जाए जो एकदम पूरी तरीके से नियम कानून के प्रति काफ़ी सख्त रहता है, या जिसे एक बहुत ज़्यादा लॉज में इंटरेस्ट है, अपरिचित वाला सिस्टम है उसका, जहाँ भी जाएगा नियम कानून को ही देखेगा, नियम कानून उसके खून में दौड़ता है, तो वो एलएलबी करे।
उसके बाद आता है नंबर 6 बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 12th के बाद भी किया जा सकता है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है। अगर आप 12th के बाद करते हैं तो आपके पास PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। और इसे आप BSc के बाद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 12th के बाद ही करें। बस ये कि थोड़ा सा आपका जो, अगर आप BSc के बाद करते हैं तो कुछ ईयर कम हो सकते हैं। एमफिल भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि एमफिल ना ही करो तो बेस्ट रहेगा। MSc के बाद एमफिल नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। वैसे तो BSc के बाद तो आप एमफिल नहीं कर सकते, MSc कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों MSc जो होता है, MSc से बेहतर एमफिल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन PhD से लोअर में माना जाता है एमफिल। तो एक तरीके से अगर आप MSc के बाद PhD करेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो एमफिल, ये दोनों, एमफिल और PhD, ये दोनों के दोनों जो होते हैं एक तरीके से रिसर्च से फील्ड से ही रिलेटेड हैं। इस दोनों में रिसर्च से रिलेटेड हैं, कोर्सेज हैं, मास्टर ऑफ फिलोसफी और वो है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। PhD जो होगा वो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, ये मास्टर ऑफ फिलोसफी है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझकर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एमफिल आप ना ही करें तो बेस्ट है। अभी मैं आपको लास्ट में भी रिकमेंड करूँगा कि सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है UPSC एग्ज़ाम। ये तो दोस्तों UPSC का एग्ज़ाम अगर आप देने जाएंगे तो उसमें ग्रेजुएशन बोला जाता है। I mean, कम से कम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मोस्टली जो उसमें फॉर्म निकलते हैं उसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अगर आप IAS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो कि आपको पता है सिविल सर्विस का कितना हार्ड एग्ज़ाम होता है, तो अगर इस तरह के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो UPSC आपकी कंप्लीट होने के बाद आप IAS बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। SSC के भी कई सारे एग्ज़ाम हैं जिसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। SSC में ज़रूरी नहीं कि आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो। SSC में कई बार 10th के बेस पर, 12th के बेस पर, अलग अलग बेस पर वहाँ पर एग्ज़ाम्स के फॉर्म निकलते रहते हैं। तो आपके अंदर जितनी एलिजिबिलिटी होगी, यानी आपने जितनी डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं, उसी के बेस पर आप एलिजिबल होते रहते हैं अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, अलग अलग जॉब्स के लिए, ठीक है। SSC में SSC CGL कहा जाता है, SSC CHSL कहा जाता है। तो मतलब कई सारे इसी के अंदर इसे कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, या SSC GD कांस्टेबल या SI, ये सब जो एग्ज़ाम के जो फॉर्म्स आते हैं, जो कि आप देखते हैं sarkariresult.com पर, वेबसाइट पर, तो वो सब के सब इसी के तहत आ जाते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। अगर आप उस चीज़ में मेहनत करेंगे तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा फाइनली जाते जाते। तो मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, यदि आप नेट या गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, पहली बात, अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं तो ट्राई करें कि MSc किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज से हो, किसी इंस्टीट्यूट से करें आप MSc, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप उसके बेस पर, मैंने आपको बताया कितने सारे अच्छे, और वो जो जितने भी जॉब्स मैंने आपको बताए हैं उसमें कोई सा भी ऐसा जॉब्स नहीं है जहाँ पर आपको 1 लाख से कम सैलरी हो। लगभग सभी की 3 लाख 4 लाख इस तरह से वहाँ पर डायरेक्टली पैकेज मिलता है आपको। मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप, जो विदेश की कंपनियां हैं वो सब उठा ले जाती हैं। तो मतलब आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप उनमें ज़्यादा, हालांकि उसमें हार्ड वर्क बहुत है, लेकिन अगर आप उस हार्ड वर्क कर लेते हैं तो आपका रास्ता भी एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छी तरह से, मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है कि अगर आप नेट क्वालिफाई करेंगे MSc की बात, तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। गेट क्वालिफाई करेंगे तो, और किसी उससे पहले आपको किसी अच्छे कॉलेज से MSc कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से MSc कंप्लीट किया तो आपको नेट की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ेगी। आप ऑलरेडी समझ लीजिए कि नेट को पूरी तरह से आप अच्छी तरह से, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से MSc कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरा नेट का ही सिलेबस अच्छी तरह से कवर कर दिया जाता है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये फ़र्क होता है कि किसी नॉर्मल कॉलेज से MSc करना और किसी अच्छे कॉलेज से MSc करना। और यहाँ पर हम आई थिंक काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ जो कि आप जानना चाहते थे तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।